नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में आखिरकार अब वही होने लगा है जिसका अंदेशा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 के देशों की बैठक को बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन लौट गए। लौटते लौटते उन्होंने ईरान को ज़बरदस्त तरीके से धमकी दी और वॉशिंगटन पहुंचने के बाद उन्होंने फिर धमकी दी और एक लाइन का ट्वीट लिखा, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी ईरान बिना किसी शर्त समर्पण करे, सरेंडर करे। ये जो लड़ाई चल रही है, यानी शुक्रवार को जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके परमाणु ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर कई सैन्य कमांडरों की मौत हो गई, कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। उसके बाद से अब तक पहली बार ईरान के जो धार्मिक नेता हैं आयतुल्लाह अली खमेनी, पहली बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का जवाब धमकी से दिया है। और उन्होंने कहा है कि सरेंडर करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अब अमेरिका को भी पता चलेगा कि सरेंडर करना या धमकी देना उसका परिणाम क्या होता है। और उसके बाद ही ईरान ने इसराइल के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से मिसाइल्स की बमबारी फिर शुरू कर दी। तेल अवीव और हाइफा शहर, जो पोर्ट शहर है, वहाँ पर हमले तेज़ कर दिए और पहली बार सुपरसोनिक मिसाइल फतेह, उसका हमला किया है। सुपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो कि आवाज़ की गति से भी ज़्यादा तेज़ी से वो चलती है, यानी लगभग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाती है और टारगेट को हिट करती है। ये ज़बरदस्त, ये ईरान की ये बहुत बड़ी कह लीजिए कि ताकत है। और ईरान ने कहा भी था कि अभी जो लगातार 6 दिन से मिसाइल हमले हो रहे हैं इसराइल पर, वो तो अभी कुछ भी नहीं है, असली पिक्चर अभी बाकी है। और शायद ये असली पिक्चर अब शुरू हो गई है, जो फतेह के हमले हो रहे हैं, यानी जो फतेह मिसाइल है उसके हमले हो रहे हैं और ये सुपरसोनिक मिसाइल है। ईरान के खास तौर पर 2 शहर जो हैं, तेल अवीव उसकी राजधानी और हाइफा शहर, पोर्ट शहर, उसको हिट किया जा रहा है। वहाँ पर तबाही के दृश्य पिछले कई दिनों से दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर क्या अमेरिका की ये धमकी इसराइल के ऊपर और बड़ी आफत बनकर टूट पड़ी है, क्योंकि ईरान ने इधर बीच पिछले 4 दिन तो लगातार बहुत तेज़ दोनों तरफ से, यानी इसराइल की ओर से ईरान पर दागे जा रहे थे, ईरान की ओर से इसराइल पर दागे जा रहे थे मिसाइल्स, और इसराइल हवाई हमले कर रहा था तेहरान के ऊपर, ईरान की राजधानी के ऊपर। लेकिन पिछले 2 दिन थोड़े से नरमी आई, यानी हमलों में थोड़ी सी कमी आई। पर अमेरिका की इस धमकी के बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया दी खमेनी ने, और उसके बाद जो फिर ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए हैं, वो उनको देखकर बिल्कुल ये लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ये और भी ज़्यादा, उसने आग में घी का काम किया है। और सीधे तौर पर खमेनी ने कहा है कि ये इस धमकी का कोई असर नहीं होने वाला है और अमेरिका की धमकी का ईरान पर, ईरान के लोगों पर, वहाँ की सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी तो ये हमले बहुत तेज़ हो ही रहे हैं। अमेरिका अगर खुद भी सीधे तौर पर इसमें कूदता है तो उसको भी अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसी तरह का अंजाम भुगतना पड़ेगा जिस तरह से इसराइल को ये अंजाम भुगतना पड़ रहा है जो उसने ईरान पर हमला किया है। अब यहाँ कुछ कई महत्वपूर्ण बातें हैं। इस बीच में जो जियोपॉलिटिकल समीकरण बन रहे हैं, भू राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, वो भी बहुत दिलचस्प किस्म के हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी देशों का कोई भी संगठन इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने की कोशिश में नहीं लगा है, बल्कि एक तरफ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग ईरान की तरफ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ लोग इसराइल की तरफ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। G7 की बैठक में ये तय हुआ कि उसमें कहा गया कि इसराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन यह आत्मरक्षा का अधिकार ईरान को भी है और इस मामले में पहले हमला इसराइल ने ही किया है। लेकिन हाँ, एक बात अलग है कि G7 के देशों में ही फ्रांस भी आता है और फ्रांस ने भी कहा कि फ्रांस ने ये कहा है कि शांति की कोशिशें होनी चाहिए। ख़ास तौर पर उसने अमेरिका से अपील की है, क्योंकि अगर यहाँ पर शांति नहीं हुई इस इलाके में तो फिर इसका परिणाम, दुष्परिणाम वो पूरी दुनिया पर पड़ सकता है और ये युद्ध थमेगा नहीं तो फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन G7 की बैठक में ईरान के विरोध में और इसराइल के पक्ष में ही एक तरह से सारे देश दिखाई पड़ रहे थे। दूसरी ओर
अमेरिका, जब पहले तो अमेरिका की ओर से कहा गया कि उसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं और ईरान को धमकी दे रहे हैं। इसमें चीन ने सीधे तौर पर कहा कि ईरान को भी आत्मरक्षा का अधिकार है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी एससीओ, उसने भी एक प्रस्ताव पारित करके ये कहा है कि ईरान को अपनी रक्षा का अधिकार है, और इसराइल ने जो हमला किया है ईरान के ऊपर उसकी निंदा की गई, जो कि पहले हमला इसराइल ने किया। अब ताज़ा तरीन मामला यह आया है कि रूस ने सीधे तौर पर कहा है कि अमेरिका को ईरान और इसराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर खुलकर अगर वो इस युद्ध में शामिल होता है तो फिर इसका उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, और ये ठीक नहीं होगा। यानी एक तरीके से अमेरिका को रूस की ओर से सीधे तौर पर धमकी दी गई है। चीन भी विरोध में खड़ा हुआ है। तो ये पूरे जो समीकरण बन रहे हैं ये बहुत भयानक समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध को रोकने की कोशिशें नहीं हो रही है, बल्कि उसको भड़काने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि कुछ देश खड़े हैं ईरान के साथ और कुछ खड़े हैं इसराइल के साथ। दूसरी बात यह कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं, और कनाडा की यात्रा जो बीच में छोड़कर वो G7 देशों की बैठक को छोड़कर चले गए, इन सब के पीछे भी इस युद्ध को बताया जा रहा है। खुद राष्ट्रपति कार्यालय से भी जो कहा गया वो ये कहा गया कि मध्य पूर्व में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं उसकी वजह से ट्रंप छोड़कर इस बैठक को बीच में चले आए। लेकिन ट्रंप छोड़कर वहां गए क्यों? क्योंकि वहां जो कुछ भी पॉलिसी डिसीजन लेना था वो ट्रंप यहां रहते तब भी ले लिया जा सकता था, और हमले की गंभीरता को देखते हुए अगर चले गए तो जब वो आए थे तब भी यहां पर गंभीर तौर से हमले चल रहे थे, दोनों ही देशों की ओर से हमले जारी थे। खैर, उनके वहां जाने की और उसके कारणों पर उसकी पड़ताल की जा रही है, लेकिन फिलहाल तो यही है कि जिस तरह से ईरान ने ताबड़तोड़ बमबारी फिर से शुरू की, फतेह मिसाइल्स का उपयोग किया, सुपरसोनिक मिसाइल का, और वो इसराइल पर ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचा रहा है, वो ये घटना, ये ताज़ा हमला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ही आया है। और ये धमकी देकर क्या उन्होंने इसराइल को एक नई आफत में डाल दिया है? खुद अमेरिका में ज़बरदस्त तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नीतियों के खिलाफ विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल में भी लगातार चल रहे युद्ध के खिलाफ वहाँ के लोगों में एक माहौल बन रहा है, और प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं लोग। इन स्थितियों में ये दोनों ही देश यानी इसराइल और अमेरिका, ये एक तरफ अपनी घरेलू राजनीति में घिरे हुए हैं, दबाव है उन पर, और दूसरी तरफ जिस तरीके से ईरान की बमबारी हो रही है, ईरान की ओर से मिसाइल्स और ड्रोन के हमले किए जा रहे हैं, उससे तो ये घिरे ही है। और ताबड़तोड़ ड्रोन हमले भी किए गए तेल अवीव और हाइफा पर। ईरान की जो वहाँ पर डिफेंस फोर्स है IDF, माफ़ कीजिएगा, इसराइल की जो डिफेंस फोर्स है IDF, इसराइली डिफेंस फोर्स, उसने ये कहा है कि ड्रोन हमलों में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है इसराइल को। तो ये शुरू में इसराइल इन हमलों को बहुत हल्के में ले रहा था। पहले दिन जब ईरान ने हमला किया तब तो उसने कहा कि जो मिसाइलें छोड़ी गईं, दागी गईं, उनको नष्ट कर दिया गया, लेकिन फिर नुकसान जब साफ दिखाई पड़ने लगा तब उसको स्वीकार करना पड़ रहा है। इसराइल ने भी ईरान पर ज़बरदस्त तरीके से हमले किए हैं, तेहरान में ज़बरदस्त तबाही मचाई है। ख़ासतौर पर उसने जो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, सैन्य कमांडरों को, कई सैन्य कमांडरों की जान चली गई है, परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया और उनको मारा है। तो ये उसको एक बड़ा नुकसान हुआ है। 250 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबरें हैं ईरान में। मौत की खबरें इसराइल में भी हैं, लेकिन इसराइल से उस तरह से खबरें नहीं आ पा रही हैं जिस तरह से ईरान की खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं। तो ये जो युद्ध का पूरा वातावरण बना हुआ है ईरान और इसराइल के बीच में, ये बहुत जल्दी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये और बड़े पैमाने पर इसका जो एक्सपेंशन है और ज़्यादा ना होने पाए, क्योंकि अगर ये देश, अमेरिका जिस तरीके से बार बार प्रोटेक्ट कर रहा है और इसराइल का साथ दे रहा है, अगर वो खुलकर आ जाता है तो फिर ईरान का साथ देने वाले देश भी उसके साथ खुलकर आ जाएंगे, और निश्चित तौर पर फिर ये युद्ध बहुत ज़्यादा भयानक हो जाएगा और इसका विस्तार भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी संगठन इसमें दोनों के बीच में युद्ध विराम की कोशिशें करता नहीं दिखाई पड़ रहा है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की तो बात करना ही बेमानी है। कहाँ है वो संगठन, क्या उसका काम है, उसकी कोई प्रासंगिकता रह भी गई है कि नहीं रह गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।